आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है हुकूमत पंजाब और आईजी के दरमियान इख्तलाफात क्यों पैदा हुए, बेकसूर मुजरिम, कसूरवार बरी, प्रोसिक्यूशन की नाकामी, जिम्मेदार कौन, कराची पैकेज, दावों की सियासत, मसाइल के हल में गैर संजीदगी, मजलूमों का मुकद्दमा, मीरे रियासत के हुजूर, इंसाफ कब मिलेगा, शहरियों को अगवा कौन करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पंजाब में जब भी तब्दीली की हवा का तज़किरा चलता है तो आम पाकिस्तानी समझता है कि शायद वजीर आला पंजाब को यानी उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील किया जा रहा है, लेकिन हर बार इन हवाओं की जद में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी आती है। एक बार फिर सूबे में ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की गई, लेकिन सूबे में पुलिस की सरबराही को छठी बार तब्दील किया जा रहा है। जराये के मुताबिक सीसीपी लाहौर की तैनाती पर हुकूमत और आईजी पंजाब में इख्तलाफात पैदा हो गए। शुएब दस्तगीर ने काम जारी रखने से इनकार कर दिया है। यही नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत ने भी शुएब दस्तगीर को तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया है। नए आईजी के लिए वफाक ने एडी ख्वाजा, सईद कलीम इमाम और मोहसिन बट के नामों पर गौर शुरू किया है। बाखबर जराये के मुताबिक इनाम गनी भी आईजी पंजाब की दौड़ में शामिल हो चुके हैं और जराये के मुताबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर सीसीपीओ लाहौर की तैनाती के बाद दफ्तर नहीं आए हैं। जराये का यह भी कहना है कि सीसीपीओ उमर शेख की तैनाती आईजी की मर्जी के खिलाफ है। आईजी ने सीसीपीओ की तैनाती का मामला वजीर आजम हाउस के साथ भी उठाया है। आईजी पंजाब के दफ्तर ना आने पर अफसरान भी तजब्जुब का शिकार हैं, कंफ्यूज दिखाई देते हैं। आईजी पंजाब ने वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की और फिर काम करने से माजरत भी कर ली है। शुएब दस्तगीर बगैर स्केड्यूल के वजीर आला से मुलाकात के लिए गए और बगैर यूनिफॉर्म मुलाकात की। उधर जराये एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक शुएब दस्तगीर की बतौर आईजी पंजाब तैनाती 27 फरवरी 2021 तक है, जिसके साथ ही वो रिटायर हो जाएंगे। अब ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार संभालते ही सबसे बड़ा चैलेंज वफाक और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को काबू करने का पेश आया है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वफाक के साथ पंजाब में आला ओहदे हों या फिर छोटे ओहदे हों, हुकूमत तबादलों पर तबादले करने में मसरूफ है। पहले मरहले में चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब तब्दील करके पूरे पंजाब के तमाम डिवीजन्स के कमिश्नर इजला के डीसीओज भी तब्दील कर दिए गए थे। ये सिलसिला थम नहीं पाया, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज भी वज़रा की शिकायत पर हटाने और फिर लगाए जाने लगे। तब्दीलियों का सिलसिला इसके बाद भी जारी रहा। वज़ीर आज़म ने पंजाब में इन तब्दीलियों की बड़ी वजह यह बताई थी कि वो पंजाब पुलिस को भी केपी के पुलिस जैसा बनाना चाहते हैं। यानी आप पुलिस को लेके वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन क्या था, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। पंजाब पुलिस को मैं वो देखना चाहता हूँ जो पख्तूनख्वा की पुलिस बन गई थी। हम जब 2013 में आए, अल्लाह का करम है कि ऐसा पुलिस को हमने डिपोलिटिसाइज किया, सियासी प्रेशर से हमने उसको दूर किया, मेरिटोक्रेसी लेके आए, एनटीएस के ऊपर सिलेक्शंस हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब पुलिस के हवाले से हमेशा केपी पुलिस की मिसालें देते रहे। वज़ीर आज़म ने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए खैबर पख्तूनख्वा के साबिक आईजी नासिर दुरानी को खुसूसी टास्क दिया, लेकिन हालात ऐसे पैदा हुए कि नासिर दुरानी को जाना पड़ा। फिर खैबर पख्तूनख्वा से ताहिर खान को लाकर पंजाब का आईजी बनाया गया, मगर ये तजर्बा भी नाकाम रहा। फिर कलीम इमाम, अमजद जावेद सलीमी और आरिफ नवाज भी इन तजर्बात पर पूरा नहीं उतर पाए। हर तजर्बा नाकाम हुआ, बात आगे बढ़ी, मगर वज़ीर आज़म ने अपने एतमाद का वोट शुएब दस्तगीर की झोली में डाला। जिस वक्त शुएब दस्तगीर को आईजी पंजाब लगाया गया तो वज़ीर आज़म के शुएब दस्तगीर से मुताल्लिक क्या रिमार्क्स रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। हम इंशाल्लाह आपको पूरी आईजी साहब पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। चीफ मिनिस्टर और हमने फैसला किया कि हम आपको हर जगह पे आपकी मदद करेंगे। हम ये चाहेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस नुमाया हो, पब्लिक के अंदर लोगों को नज़र आए कि पंजाब पुलिस का एक नई सोच आ गई है, एक नया कल्चर आ गया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके लिए फ़ंड्स भी हम अवेलेबल कर देंगे। आपके लिए जो भी आपके मसले मसाइल हैं, आप देखेंगे कि हमारी हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस बार आला ओहदों पर तब्दीली से कोई फ़र्क पड़ेगा या इन्हें भी तब्दील किया जाएगा। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर वज़ीर आज़म का बेहतरीन इंतखाब थे, जिसका बरमला एतराफ़ भी उन्होंने किया। उन्हें आईजी पंजाब से तवक्कुआत भी वाबस्ता थी, मगर इसमें अचानक इख्तलाफात क्यों आ गए। ज़राए के मुताबिक जिस वक्त सीसीपीओ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, एंड उसी वक्त सीसीपीओ ने पुलिस के ग्रुप्स में एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने नोटिफिकेशन को अपनी कामयाबी करार देते हुए एक शेर पोस्ट किया। वो विजुअल्स भी आपके सामने रखते हैं। ये शेर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीसीपीओ ने इल्जाम आयद किया है कि उनकी ग्रेड 21 में तैनाती की राह में सबसे बड़ी रुकावट आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर थे।
सीसीपीओ ने कलमदान संभालते ही ऐलान किया कि लाहौर के मामलात में वो किसी को मुदाखलत नहीं करने देंगे। इसी मामले की शिकायत उन्होंने वजीर आजम और वजीर आला से भी की, मगर शायद इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी शुएब दस्तगीर इस मामले पर वजीर आजम के पास, वजीर आला से भी मुलाकात हुई लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। अब इस मामले के पीछे क्या है, पसे पर्दा हकायक क्या है, ये जानेंगे। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली शाही हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अली शाही आपके वक्त के लिए। ये सबसे पहले तो ये बताएगा कि आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर साहब कितने रोज से अपने दफ्तर नहीं आ रहे हैं और उनकी तो मौजूदगी में दफ्तरी उमूर कौन अंजाम दे रहा है? जी रेहान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में टाइम दिया। सीसीपीओ लाहौर शेख उमर की तैनाती के बाद आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर पिछले 3 रोज़ से अपने दफ्तर नहीं आए, जिसकी वजह से जो तमाम दफ्तरी अमूर हैं वो ठप होकर रह गए हैं। चूँकि जो कमांड है वही सीपीओ में तमाम फैसले करती है, चाहे यहाँ पे ग्रेड 20 के अफसरान मौजूद होंगे, ग्रेड 19 के अफसरान मौजूद हैं, तो ये तमाम की तमाम जो भी इनिशिएट लेते हैं उसको हतमी शक्ल आईजी पंजाब ने देनी होती है, उस पर फैसला आईजी पंजाब ने करना होता है। तो उमर शेख की सीसीपीओ लाहौर तैनाती के बाद आईजी पंजाब अपने दफ्तर पिछले 3 रोज़ से नहीं आए। ज़राए का कहना है कि वो इस्लामाबाद भी गए हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करने के लिए। आज वज़ीर आला पंजाब को भी मिले हैं, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर अपना मैसेज दिया है कि मौजूदा सीसीपीओ जो उमर शेख हैं उनकी तैनाती पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चूँकि ना ही उनको तैनाती के हवाले से आगाह किया गया, ना एतमाद में लिया गया, और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को लाहौर में कमांडर के तौर पर तैनात कर दिया। रेहान, इसकी थोड़ी मैं बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि चंद माह कबल ग्रेड 21 के लिए एक बोर्ड हुआ था, जिसमें मुबैना तौर पर कहा जाता है कि शेख उमर की जो प्रमोशन थी ग्रेड 21 में, वो आईजी पंजाब की जानब से इनकार करने के बाद रोक दी गई थी और उनको प्रमोशन नहीं दी गई थी, जिस पर शेख उमर को उन पर गुस्सा था। और जब उनकी पोस्टिंग हुई तो एक अक्स वाज़े तौर पर मैंने आपके पास भी मौजूद होगा, जिसमें एक वाज़े तौर पर उमर शेख की जानब से मैसेज दिया गया कि वो जो कर्ज़ था सुपर सेशन का वो हिसाब हमने चुका दिया। नीचे उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई, तो इसमें एक वाज़े तौर पर एक छुपा हुआ मैसेज आईजी पंजाब को दिया कि उनकी जो प्रमोशन में रुकावट डाली गई थी उन्होंने पोस्टिंग लेकर उसका बदला ले लिया है। इसके अगर सियाक़ो सबाक़ में मज़ीद बात की जाए तो आईजी पंजाब को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानब से तैनात किया गया और उन्होंने हर जो दौरा लाहौर था उसमें आईजी पंजाब की तारीफ की और आईजी पंजाब के दौर में अली साहब, इस वक्त सबसे पहली और बुनियादी बात तो यह है कि पंजाब पुलिस अपने सरबराह से महरूम है। 3 रोज से आईजी पंजाब दफ्तर नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप बता रहे हैं कि सीसीपीओ लाहौर की तैनाती पर यह डेडलॉक हुआ है, तो क्या सीसीपीओ लाहौर तैनात करते वक्त आईजी पंजाब को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, एतमाद में नहीं लिया गया आईजी पंजाब को? जी रेहान, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि सीसीपीओ लाहौर की जो तैनाती है उसमें आईजी पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका कहना है कि उनको बिल्कुल आगाह नहीं किया गया और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को वो ज़हनी तौर पर कबूल नहीं करते, चूँकि उनके साथ उनके कोई जो राब्ते हैं या उनका जो आपस में मेल जोल है वो इतना बेहतर नहीं है जैसा दीगर आला अफसरान के साथ है। तो उनकी जो तैनाती है वो आईजी पंजाब के लिए बेहतर नहीं है। आईजी पंजाब को वज़ीर-ए-आज़म की जानब से तैनात किया गया है, अब शेख उमर को भी हुकूमत ने तैनात किया है। तो देखना ये है कि अब कौन बेहतर है इस पे। अगर आईजी पंजाब ईमानदार हैं तो शेख उमर के ख़िलाफ़ ये बात जाती है, और अगर शेख उमर ईमानदार हैं तो आईजी पंजाब के ख़िलाफ़ बात जाती है। लेकिन हकीकत तो ये है कि अली साहब, आपके ज़राए क्या कहते हैं कि शेख उमर की बतौर सीसीपीओ लाहौर तैनाती में अहम किरदार किसने अदा किया है, किसके इमा पर उनको तैनात किया गया है? और फिर ये भी कि क्या आईजी पंजाब के अपने दफ्तर आमद सीसीपीओ लाहौर की उनको हटाने से मशरूत है कि उनको हटाया जाएगा तो आईजी पंजाब अपने दफ्तर में फिर से ज्वाइन करेंगे? जी रेहान, बिल्कुल, जो सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को तैनात किया गया है, इनकी अभी तकरीबन 1.5 साल के करीब सर्विस बाकी है और इनकी एक प्रमोशन होगी ग्रेड 21 में। उसके बाद इनकी प्रमोशन, चूँकि पीरियड बहुत थोड़ा रह जाएगा, और ग्रेड 22 की प्रमोशन इनकी नहीं होगी। तो इनको जो पोस्टिंग की गई है वो खसूसी तौर पर हुकूमत ने इसलिए की है कि नून लीग के ख़िलाफ़ अफसरान को एक्टिव किया जाए और लाहौर में नून लीग को परेशान किया जाए, जिसकी सबसे अहम मिसाल है कि राना सनाउल्लाह की जानब से बाकायदा तौर पर इस बात के इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि सीसीपीओ लाहौर को जानबूझकर तैनात किया है ताकि नून लीग को
यहाँ पे दबाव का शिकार बनाया जा सके। और इसके साथ साथ CCPO लाहौर की जानिब से नून लीग के दौर में होने वाले पुलिस मुकाबलों और उनको करवाने वाले अफसरान और करने वाले अफसरान की लिस्टें भी मांग ली गई हैं, कब्ज़ा माफिया की लिस्टें भी मांग ली गई हैं। और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि CCPO लाहौर नून लीग के ख़िलाफ़ बहुत एक्टिव नज़र आएंगे। तो अब देखना ये होगा कि IG पंजाब का बयानिया माना जाता है या CCPO लाहौर का बयानिया माना जाता है। चूँकि दोनों अफसरान को हुकूमत ने तैनात किया है, लेकिन मेरे भाई रिपोर्टर जो हैं कज़ाफ़ी भट्ट की जानिब से ये खबर ब्रेक की गई थी कि IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने मौजूदा CCPO के होते हुए काम करने से इनकार कर दिया है। और जो CPO के अफसरान की कंडीशन मुझे लग रही थी, जो मेरी मुलाकात थी, जो हालात थे यहाँ पे, वहाँ पे भी ये चीज़ें वाज़ेह हो रही थी कि अफसरान को IG पंजाब की जानिब से मैसेज दे दिया गया था कि उन्होंने अब काम नहीं करना अगर CCPO लाहौर शेख उमर रहते हैं। तो इस पर हुकूमत को फैसला करना होगा, वज़ीर आला को और वज़ीर आज़म को देखना होगा कि उन्होंने किस तरह की यहाँ पे ठीक है। बहुत शुक्रिया अली साही आपके वक्त के लिए। अली साही हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे और बढ़िया हम बात कर रहे हैं कि इस तमाम तर मामले में भी सियासी मुदाखलत दिखाई देती है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुलिस में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की बात करती रही है। पुलिस रिफॉर्म्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा रहा है, लेकिन ये रिफॉर्म्स कामयाब क्यों नहीं हो रही, इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक IG पंजाब परवेज अकबर लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोधी साहब आपके वक्त के लिए। लोधी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा प्रोमिनेंट और बुनियादी एजेंडा पुलिस रिफॉर्म्स का रहा है। पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से क्लेम भी किए जाते रहे, बल्कि हर आने वाली हुकूमत पुलिस रिफॉर्म्स का नारा लगाती है, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स हो नहीं पा रही। इसकी बुनियादी तौर पर आपको क्या वजह दिखाई देती है? देखिए, वो जो है ना रिफॉर्म्स, वो भी एक शराब है, मैं तो कहूँगा कि धोखा है। क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है? क्या पहले से मौजूद कानून जो हैं वो नाकाफी हैं? रिफॉर्म्स क्या होती हैं? रिफॉर्म ये होता है कि पहला सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हम नया सिस्टम लाते हैं। यहाँ पे पहला सिस्टम बिल्कुल काम कर रहा है, सिर्फ ये है कि उस सिस्टम में जो बंदे हैं वो काम नहीं कर रहे। यानी लॉज अपनी जगह पर मौजूद है, उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, आप ये कह रहे हैं? इंप्लीमेंटेशन नहीं है, अल्लाह भला करे। तो इंप्लीमेंटेशन कौन कराएगा सर? अच्छा, इसमें ये बात आपको क्लियर कर दूं कि इस्लाम का भी कानून यही है, अल्लाह का भी मंशा यही है, जिसको जितने अख्तियारात हैं उतने वो जिम्मेदार है। अब देखिए, पुलिस जो है, पुलिस में अवाम के मुतल्लिक़ आदमी हमारा कांस्टेबल है, हमारा थानेदार है, हमारा इंस्पेक्टर है। यहाँ पे तकरीबन अवाम के मुतल्लिक़ बात कम हो जाती है। इन सब की जो है सजा जजा SP DIG के हाथ में है। क्या वो इस सजा जजा को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं? ये जो है ये DIG साहब मौके पर चले गए, गलत करते हैं। जिनको मौके पर जाना चाहिए उनको जाना चाहिए। वहां पहुंच के उन्होंने काम किया या नहीं किया, सही किया या गलत किया, ये DIG का काम ये देखना है। तो इसलिए रिफॉर्म्स की जरूरत मेरे ख्याल में हमें मजीद नहीं है। पहले ढेर लगे हैं रिफॉर्म्स के, पहले से मौजूद कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंट कौन कराएगा सर? लास्ट हाँ, ये बात हुई ना, ये इम्प्लीमेंट कराने के लिए अगेन ज़ाब्ता फौजदारी पुलिस ऑर्डर बड़ा क्लियर है। अख्तियारात शुरू होते हैं सजा जजा के SP के लेवल से। SP जो है पहला मोहरा है, अहम तरीन मोहरा है। अगर वो काम कर रहा है तो अवाम सुखी होगी, पुलिस की शर से बची रहेगी, पुलिस उनकी खिदमत करेगी। आप ये कह रहे हैं सर कि अफसरान काम करना नहीं चाहते, असल में अफसरान काम कर नहीं रहे हैं, तो फिर क्या यही वजह है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आती है और फिर सियासतदान जो है वो काम लेना चाहते हैं और कराना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि सियासतदान अपना वेस्टेड इंटरेस्ट अचीव करना चाहते हैं? सियासतदान का काम है आगे हमारे यहाँ सिफारिश करना। इसमें सियासतदान नहीं है, मार्केट की एसोसिएशन भी सिफारिश करने आती है, नमानगार जो है, प्रेस के लोग जो है वो भी सिफारिश करने आते हैं। एक आम आदमी जिसके साथ अगर मुतल्लिका आगे का अफसर 5 मिनट खड़े होकर गप लगाता है, वो भी अगले दिन सिफारिश करने चला जाता है। अब वो सिफारिश है या वो सिर्फ एक इतला है? अगर वो उसको इतला के तौर पर गिने तो उसका फर्ज बन जाता है चेक तो करो ये बात क्या कर रहा है। तो अगर वो कहता है जी इसको स्याह को सफेद कर दो, चोर को छोड़ दो, तो फिर अफसर ना माने। अफसर का क्या जाना है? कुछ भी नहीं जाना। ये सियासी इंटरफेरेंस जो है ये भी अफसरों ने अपनी कमजोरियां छुपाने का एक बहाना बनाया होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक IG पंजाब परवेज अकबर लोधी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। पुलिस के साथ जुड़े एक और मामले का तस्करा करते हैं। ये मामला सूबा बलूचिस्तान का है। मीडिया और सोशल मीडिया पर आज से ठीक 3 बरस पहले मजीद खान अचकजई का मुकदमा जुबान ज़द-ए-आम था, लेकिन बलूचिस्तान की मॉडल कोर्ट ने साबिक रुकन सूबाई असम्बली मजीद खान अचकजई को ट्रैफिक सार्जेंट की हलाकत के मुकदमे में बरी कर दिया है। दोस्त मोहम्मद बंदूखेल पर मुश्तमिल मॉडल कोर्ट ने बलूचिस्तान असम्बली के साबिक रुकन और सूबाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साबिक चेयरमैन मजीद खान अचकजई को अदम सबूतों की बिना पर बरी किया है।
इस वाक़े पर पूरी कौम अफसरदा है, हर शहरी परेशान है और सभी की ज़बान पर एक ही सवाल है कि ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्ला को किसने मारा? क्या गाड़ी ने खुद आकर ट्रैफिक सार्जेंट को कुचला? क्या गाड़ी में कोई आसेब था जो उसको कंट्रोल कर रहा था? क्या अताउल्ला को किसी ने नहीं मारा है? आइए पहले आपको 3 बरस कबल होने वाले वाक़े के बारे में ज़रा सी याद दहानी कराते, एक रीकैप लेते हैं कि हुआ क्या था। कोयटा में जून के महीने का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। यूं महसूस होता था कि गोया सूरज सवानेज़े पर आ गया है, लेकिन इसी गर्मी के आलम में ट्रैफिक पुलिस का एहलकार ज़रगून रोड पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। ये आज से 3 बरस कबल 20 जून 2017 का दिन था। अताउल्ला शदीद गर्मी में खुश्क हलक के साथ शहरियों की आसानी के लिए मुस्तैद दिखाई देता था। इंस्पेक्टर अताउल्ला ज़रगून रोड पर वाक़े जीपीओ चौक पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे कि एक सफेद रंग की लैंड क्रूजर गाड़ी ने तेजी के साथ आते हुए उनको टक्कर दे मारी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अताउल्ला को गाड़ी ने पीछे से टक्कर दे मारी क्योंकि वो उस वक्त दूसरी जानिब की ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा था। जिस गाड़ी ने ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर को टक्कर मारी थी वो बलोचिस्तान असेंबली के रुकन और असेंबली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मजीद खान अचकजई की गाड़ी थी। इब्तदाई तौर पर सिविल लाइंस पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर की हलाकत का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया था। ताहम जब इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मीडिया पर नशर हुई तो मजीद खान अचकजई को गिरफ्तार किया गया। वाक़या 20 जून को पेश आया, जबकि मीडिया की जानिब से 3 रोज तक मुसलसल निशानदही के बाद मजीद अचकजई को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एमपीए ने एहसास निदावत की बजाय मीडिया ही को तनकीद का निशाना बनाया। यहां तक कि जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को मुखातिब कहा कि आप लोगों को पुलिस वालों ने यहां आने की दावत दी, बेशर्म लोग। क्या गुज़श्ता रोज बम धमाके में हलाक होने वाले अफराद की फुटेज आप लोगों को नहीं मिली? आप लोगों को ट्रैफिक के एक सिपाही की फुटेज मिली है? वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आप लोगों को पुलिस वालों ने पहले से दावत दी थी? बेशर्म। कल जो 17 मरे थे उसका तो फुटेज आप लोगों को नहीं मिला। ये कल जो कोयटा में वाक़या हुआ इसका फुटेज आप लोगों को नहीं मिला। एक सिपाही की फुटेज मिला। हाँ? मीडिया पर इल्जामात, अपने गुनाह से मुसलसल इनकार, सार्जेंट के अहले खाना पर दबाव, अपने सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल करने पर बिलाखिर अब्दुल मजीद अचकजई को 28 दिसंबर 2017 को जमानत मिल गई। उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद मुलजिम को शाहाना अंदाज में जेल से बाहर लाया गया। शहर की सड़कों पर खूब हल्ला गुल्ला किया गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि गोया किसी बादशाह सलामत की आमद है और रियाया उनका इस्तकबाल इसलिए कर रही है कि ऐसा ना करने की सूरत में गर्दन जनी के अहकामात आ सकते हैं। आप इस वक्त 29 दिसंबर 2017 की फुटेज देख रहे हैं जिसमें शाही सवारी जेल से मजीद अचकजई की रिहाइशगाह की जानिब जा रही है। जमानत के बाद यकीनन मीडिया फिर से सामने था, मीडिया से गुफ्तगू की गई। मजीद अचकजई ने अपनी गलती का एतराफ़ खुद मिला। कैसे एतराफ़ किया अपनी गलती का, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। बेल पे रहा हूँ, जो वाक़या हुआ है फिर भी उसका अजाला करना है। मतलब उस ख़ानदान के साथ हमारी अभी भी वही हमदर्दी है, हमने अजाला करना है। हम इस वाक़े से अपने आप को बरी इल्ज़ाम नहीं ठहराते हैं। अदालत की जानिब से केस में मजीद अचकजई को बरी कर दिया गया है। अदालत के मुताबिक इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म को साबित नहीं कर सकी, इसी वजह से उन्हें बरी किया जाता है। सवाल पैदा होता है कि मजीद अचकजई को बरी क्यों किया गया। इसका जवाब अदालत की जानिब से जारी तफसीली फैसले में दिया गया है। जिस वाक़े की वीडियो पूरी दुनिया ने देखी, उस केस में कोयटा पुलिस का जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम था, इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में नाकाम रहा है। मुकदमा पहले नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ। 14 रोज के रिमांड में अब्दुल मजीद अचकजई की शनाख्त परेड नहीं कराई गई। 20 गवाहान में से किसी ने भी मजीद अचकजई की गाड़ी के चालान की तस्दीक नहीं की। इस्तगासा मुलजिम का जुर्म से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहा है। प्रोसिक्यूशन बहुत वीक रही और अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केस में सजा देने के लिए ग्राउंड्स नाकाफी हैं। कोयटा पुलिस ने अब्दुल मजीद अचकजई की बरियत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया है। सवाल पैदा होता है कि सीसीटीवी फुटेज में एमपीए की गाड़ी ने सार्जेंट को कुचला। उस वक्त गाड़ी कौन चला रहा था? मजीद अचकजई ने इब्तिदा में खुद भी अपनी गलती तस्लीम की, लेकिन मीडिया रिकॉर्ड्स में होने के बावजूद उनका इकबाली बयान क्यों मुस्तरद किया गया? मकतूल अताउल्ला के अहले खाना ने मुतअद्दिद बार सियासी दबाव की निशानदेही भी की और केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने की अपील की, मगर केस को इस्लामाबाद मुंतकिल क्यों नहीं किया गया? क्या मुकदमे में जानबूझकर कमजोरी रखी गई? क्या इस्तगासा भी मुजरिम को फायदा पहुंचा रहा था? पुलिस ने मुकदमा चैलेंज करने का फैसला अवामी दबाव में किया है। मुकदमा चैलेंज करने से इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकेंगे? ऐसे बहुत सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं और इन सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त के लिए। मैडम, 2017 का एक वाकया है। मजीद खान अचकजई जो बलोचिस्तान के एमपीए हैं,
वो अपनी गाड़ी में सवार होते हैं। सीसीटीवी फुटेज में मंजर देखा जाता है कि वहां पर जो कांस्टेबल ड्यूटी दे रहा है वो टक्कर दे मारती है गाड़ी उस कांस्टेबल को, और उसके बाद जब मीडिया में खबर आती है, जब प्रेशर बढ़ता है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन चंद रोज पहले खबर सामने आई कि अदालत की तरफ से मजीद खान अचकजई को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। मैडम, जब इस तरह का मामला सामने आता है कि जहां पर एक मुल्जिम एक ताकतवर शख्सियत है जो MPA है, असर व रसूख रखता है, और जो मकतूल है यकीनन उसके वरसा केस की पैरवी नहीं कर सकते, वो उस तरह से स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो इस तरह के केसेस में अदालत के सामने जब ये मामला रखा जाता है तो अदालत क्या देखती है और जज साहब क्या देख रहे होता है? मुझे याद है वो वाकया बिल्कुल क्लियर कि चौक के बीच में और CCTV कैमरा सारे लगे हुए हैं, ये उसके ऊपर से मोटर रोड तक गुजर गया। इसको इतना भी नहीं एहसास हुआ कि इंसान है, अगर देखे बकरा भी हो तो आप इसके ऊपर से नहीं गुजर सकते, बट ही डिड इट, और उसको छूट भी गया। तो यकीनन कहीं पे दियत का ये हुआ होगा। हालांकि कानून हमारा अब ये कहता है कि जहाँ पे फिसाद फिल अर्द हो, जहाँ पे माशरे में बहुत बड़ा एक नुकसान हो, वहाँ पे जो रियासत है या जो जुडिशरी है वो खुद इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। लेकिन फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है जब प्रोसिक्यूशन वाली साइड जो है, यानी कि जो उसके हैं वरसा, उन्होंने कर लिया हो डील उसके साथ, तो ये तो कानून इजाजत देता है, इसलिए कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है मैडम, ये तो बड़ी बुनियादी बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि प्रोसिक्यूशन की जहां पर कमजोरी होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस्तगासा की है कि वो जुर्म साबित करे, लेकिन इस्तगासा इसका मतलब है कि जुर्म साबित करने में नाकाम रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सीसीटीवी फुटेज भी सामने, जुर्म साबित भी हो जाए, जुर्म साबित हो जाए, और वो कहते हैं हमने किसास नहीं लेना। किसास का मतलब है एन आई फॉर एन आई, एन ईयर फॉर एन ईयर, या जो भी हुआ नुकसान, जान गई तो हम जान ले सकते हैं, पैसे ले लेते हैं, उसको कहते हैं दियत, तो बस मामला ठप हो जाता है। लेकिन मैडम, इस तरह का कोई स्टेटमेंट मुरसा की तरफ से सामने नहीं आया, और अब पुलिस ने यह फैसला किया है कि वो अदालती फैसले को चैलेंज करेगी। इस फैसले को किस तरह से देखती हैं आप? ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो करें तो इसके बीच में मेरा ख्याल है कोई दमखम अभी रियासत में है, क्योंकि अगर वरसा ने ये कैटेगोरिकली नहीं कहा कि हमने सुलह कर ली, इसको कहते हैं ना कि सुलह कर ली, तो सुलह अगर कर ली हो तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर वो सुलह नहीं करते और आगे उसको बात को नहीं ले जाना भी नहीं चाहते या करना भी नहीं चाहते, तो स्टेट इज द प्रोसिक्यूटर, और स्टेट कर सकता है प्रोसिक्यूट। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे पहले जो फैसला अदालत की तरफ से आया जिसमें मुलजिम को बरी किया गया, यकीनन अदालत तो सबूतों की रोशनी में फैसला करती है, और सबूत जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाए और अदालत के सामने रखे कि मुलजिम एक्विट ना हो सके। इसका मतलब अगर एक्विटल हुआ है तो इससे पहले भी कहीं ना कहीं गलती तो हुई होगी प्रोसिक्यूशन से। नहीं, वो प्रोसिक्यूशन से गलती की तो बात नहीं, क्योंकि इसको सारी दुनिया ने देखा, ये तो प्रूव हो चुका हुआ है। लेकिन अगर अंदर उन्होंने उनके साथ कर लिया हुआ है कोई राजीनामा, तो राजीनामे के ऊपर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यकीनन कुछ किया होगा ताकि केस आगे नहीं चला, इसी वजह से नहीं चला। और अगर स्टेट इसको प्रोसिक्यूट करना चाहे फसाद फिल अर्द के तौर पे, जैसे कराची में वो केस हुआ था एक लड़के का जो मारा गया था, तो वो भी तो दोबारा स्टेट ने टेकअप किया था, तो हो तो यकीनन सकता है और होना भी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये जो कानून है, इसमें जो सुकम है, इनको काफ़ी हद तक तो दूर किया गया, लेकिन अभी भी है। ये आपको पता है, ये कल ऑनर किलिंग के केस का फैसला आया था कि इसमें ऑनर है ही कोई नहीं। लेकिन हर वक्त जो होता है ना, वो दूसरे वक्त से फ़र्क होता है। अल्लामा इकबाल ने तो यही कहा था कि इज्तिहाद जो है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम। इसलिए हमें हर वक्त इज्तिहाद के इस्तेमाल को सामने ला के कवानीन में तो तब्दीली सबसे ज़रूरी है। मैं तो रही हूँ 5 साल लॉ एंड जस्टिस कमीशन में, हम तो रिकमेंडेशन भेजते हैं पार्लियामान में। अब पार्लियामान का काम है कि वो इस पे कानून साजी करे, लेकिन पार्लियामान में क्या है, पुश्त दर पुश्त वही लोग आते हैं, ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं। मुशर्रफ के ज़माने में तो फिर भी कोई डिग्री की बात हुई थी, अब तो वो डिग्री का भी चला गया, तो कोई कुछ करता ही नहीं है। वहाँ पार्लियामेंट में जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें मोटरें मिलेंगी या नहीं, हमारे वजीफे लगेंगे या नहीं, हमें हवाई जहाज़ के कितने टिकट मिलेंगे, पेंशन होनी चाहिए। अगर बाकी एग्जेक्टिव पेंशन लेती है और जुडिशरी पेंशन लेती है, तो लेजिस्लेचर को कुछ नहीं मिलते। तो ये हर एक बकार खुद होशियार है और उसको नहीं देखते कि माशरे में तब्दीली कैसे लानी। और ये हमारी, मैं समझती हूँ, एक बहुत बड़ी, बिल्कुल ठीक है मैडम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रही है कि यहाँ पर भी इज्तिहाद की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपके कीमती वक्त के लिए। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद सब मौजूद थी, और कवानीन को असर नौ देखने की जरूरत है, एक बार फिर से मामलात को तय करने की जरूरत है, और ये मामलात एग्जीक्यूटिव ने भी तय करने हैं। पार्लियामान के अंदर कवानीन की दोबारा से असर नौ देख के रिवाइज करना, जहाँ जहाँ सुकम मौजूद है उनको बेहतर करना, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक इस तरह के मुल्जिमान
एक्विट होते रहेंगे, अदालतें बरी करती रहेंगी और प्रोसिक्यूशन की भी अपनी जगह पर नकाइस मौजूद रहेंगे। बारकैफ यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची पैकेज का जिक्र करेंगे। कराची के लिए एक बड़ा पैकेज तो अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन क्या ये पैकेज कराची का मुकद्दर तब्दील कर पाएगा, इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने शहर कायद के बासियों को खुशखबरी सुनाई, उम्मीदें दिलाई और ख्वाब दिखाए। होना तो ये चाहिए था कि इन ख्वाबों में ताबीर के रंग भरे जाते, लेकिन कराची के लिए ऐलान करदा 1100 अरब रुपए के पैकेज पर दावों की सियासत शुरू हो गई है। वफाकी हुकूमत का दावा है कि पैकेज में उसका हिस्सा सबसे ज्यादा है, जबकि सिंध हुकूमत का कहना है कि पैकेज में उसका हिस्सा ज्यादा है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्जा वहाब का कहना है कि कराची पैकेज के 1100 अरब रुपए में से 750 अरब रुपए सिंध की, जबकि 362 अरब रुपए वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाक कराची पर सालाना सिर्फ 35 अरब रुपए खर्च करेगा। असद उमर ने हकायक के मुनाफी बात की है। वफाकी वजीर असद उमर ने वजीर आजम के ऐलान करदा कराची पैकेज से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बयान को गलत करार देते हुए कहा है कि कराची पैकेज में वफाक का हिस्सा 62% है, जबकि सिंध का 38% है। अब सियासी पॉइंट स्कोरिंग और हकायक मसख करने पर हम खामोश नहीं रहेंगे। सियासी बयानबाजी के दौरान अवाम के असल मसाइल कहीं खो से गए हैं। यूं दिखाई दे रहा है कि कराची के जख्मों पर मफादात की सियासत की जा रही है। इल्जामात, क्रेडिट और दावों की सियासत का खात्मा आखिर कैसे होगा? कराची के बासियों के मसाइल दूर करने के लिए क्या इकदामात लाजमी है? कराची के मसाइल कैसे मिल सकता है? इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीमुज़्ज़मान साहब आपके वक्त के लिए। कराची के लिए हमेशा पैकेजेस अनाउंस होते रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब के दौर के अंदर कराची के लिए 25 अरब रुपए का ऐलान किया गया। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद 2019 में 162 अरब रुपए का ऐलान किया और अब तकरीबन 1113 अरब रुपए के पैकेज का एक तारीखी पैकेज करार दिया जा रहा है। फ़हीमुज़्ज़मान साहब, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि पैकेजेस तो अनाउंस माजी में भी होते रहे हैं, अब एक और पैकेज हो गया है, क्या इससे कराची शहर का मुकद्दर तब्दील हो पाएगा? आपके सादे से सवाल का सादा से जवाब ये है कि नहीं हो पाएगा। तो फ़हीमुज़्ज़मान साहब तब्दील करने की बात कर रहे हैं जी, तो वो 4 ब्रिजेस की रिपेयर या कुछ छोटा बहुत पानी या कोई छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने से नहीं होंगे। कराची के बहुत गंभीर मसले हैं और उन गंभीर मसलों की तरफ एक जो है बहुत ही संजीदा नजर चाहिए है। मतलब आप देखिए, लेकिन फ़हीम साहब एक और सादा सवाल है मेरा, इसी से ज़िमनी सवाल ले लीजिएगा, वो भी बड़ा सादा है और वो इसलिए है कि 25 अरब रुपए शाहिद खान अब्बासी साहब ने अनाउंस किए, वो नहीं मिले। फिर 162 अरब रुपए का ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से, वो नहीं मिले। अब 1113 अरब रुपए का ऐलान किया गया है, जो सबसे बड़ा पैकेज है, सबसे ज्यादा अमाउंट है। यानी इससे पहले जो छोटी माइन्यूट अमाउंट्स नहीं मिल पाई, अब 1113 अरब रुपए। तो फिर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, ये मिल पाएंगे? देखिए, इसमें जो पैसे एलोकेट किए गए हैं वो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर है जो पिछले 10 से 12 साल या उससे भी ज्यादा से चल रहे हैं। ठीक है, तो अब फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट रोती रही है कि वफाक पैसे नहीं दे रहा, कमिटेड पैसे नहीं दे रहा। वफाक कहता रहा है कि जी हम जो पैसे देते हैं उनका इस्तेमाल सही नहीं होता, वगैरह वगैरह झगड़े चलते रहते हैं। तो ये जो पैकेज या जो चीजें इसमें शामिल की गई हैं उनमें से कोई नई चीज नहीं है। जैसे K4 है, K4 के ऊपर 92 अरब रुपए रखे गए, जिसमें 46 अरब रुपए अब वफाक ने कहा है कि जी हम देंगे और 46 अरब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध देगी। ठीक है ना, तो ये उस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और इनके ऊपर मतलब मैं पूरी खबर का दाई नहीं बनना चाहता, मगर मुझे ईमानदारी की बात है कि बहुत कम ये उम्मीद है कि जब ये बारिश और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और मुल्क में कहीं और कोई और प्रॉब्लम होगा तो उस वक्त जो है जितना आज का जज्बा है जिसके अंदर कराची और पूरा पाकिस्तान जो है रो रहा है कि भाई कराची का हाल बुरा है, इसको फिक्स करो, वो क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा हो गई, शहर डूब गया, तो उसके अंदर इस वक्त ये शुरू हुआ है। अब इन प्रोजेक्ट्स पे ये पैसे जो 3 साल की बात है वो कितने साल में एक्चुअल आते हैं, और नंबर 2 उनका इस्तेमाल, वो इस्तेमाल जो है मैं एक एक करके प्रोजेक्ट्स में नहीं जाता, मगर मैं सिर्फ आपको
K4 के बारे में बताऊं कि K4 लेकिन फहीम साहब उससे पहले देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कहा जा रहा है, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं इसका मतलब ये कि इस पैकेज का कतन ताल्लुक ट्रांसफॉर्मेशन या रीस्ट्रक्चरिंग के साथ नहीं है कराची। नहीं, देखिए आपको वो तो लोग कह सकते हैं ना कि जी जो पहले कराची को ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो मेंटेनेंस या जो डेवलपमेंट चाहिए थी वो नहीं मिली, अब वो चूंकि मिल रही है तो इसलिए कराची ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मेरा मसला ये नहीं है। मैं कोशिश कर रहा था कि वो बात ना कहूं जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। देखिए 2015-16 में FWO को 25 अरब रुपए के एवज एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि जिसके अंदर FWO ने सिंगर लेक से कराची के सिस्टम में 2 साल में पानी लाके डालना था 25 अरब से। अब वो 25 अरब तो आगे छोड़िए 92 अरब चले गया। और एक चीज जो कि फिजिबिलिटी या उसमें कहीं पर थी नहीं, तस्करा ही नहीं था, ऑगमेंटेशन और सिस्टम ऑगमेंटेशन। अब उसके लिए वर्ल्ड बैंक से अलग पैसा लिया जाएगा। तो भाई ये 25 अरब और 92 अरब मिला लो तो ये 117 अरब तो ये हो गए, उसके अंदर और 20-25-30 अरब लोगे। तो किसी ने ये पूछा है कि वो जो 25 अरब में होना था वो काम 125 अरब पे क्यों जा रहा है? ये मतलब K4 का नहीं है, ये हमारी ओवरऑल गवर्नेंस का है। और आप निशानदेही कर रहे हैं कि इससे पहले जो पुराने प्रोजेक्ट्स है उनका ऑडिट भी होना चाहिए, यानी पहले ऑडिट हो और उसके बाद फिर पैसे दिए। नहीं ऑडिट नहीं। देखिए ऑडिट तो किसी चीज का होता है ना कि जी आपने पैसे कहाँ खर्च। तो अगर वो 25 अरब में आज 125 अरब पहुंच गया तो किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अब अगर आप हर चीज में अगर जो हमारा अमूमी कौमी रवैया ये है कि कराची में 42 जो पूरे शहर में बड़ी मेजर सुवेज और पानी की लाइन सिंक कर गई और सड़कें बैठ गई, कोई तो पूछे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से, एक्सीएन से कि भाई ये ऐसा कैसे हुआ? 1916-1917 में पहली वाटर स्कीम और सुवेज स्कीम पड़ी थी कराची में, वो आज भी मौजूद हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फहीमुज़्ज़मान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद मजलूम अवाम का मुकदमा मीर रियासत के दरबार में पेश करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने गुज़श्ता हफ्ते लापता होने वाले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल को बाजियाब कराने में नाकामी पर सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और दारुल हुकूमत की इंतजामिया पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। आज वफाकी दारुल हुकूमत की अदालत आलिया में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने SECP के गुमशुदा अफसर साजिद गोंदल की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत की। इस दौरान गुमशुदा अफसर के अहले खाना, सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर, इंस्पेक्टर जनरल, IG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि चीफ कमिश्नर कहाँ हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात ने जवाब दिया कि वो NDU की ट्रेनिंग में थे, आ रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को यूनिफॉर्म का एहतराम है, क्या ये आम केस है? अदालत बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। दारुल हुकूमत सिर्फ 1400 स्क्वायर मील पर मुश्तमिल है। इस छोटे इलाके के लिए IG और चीफ कमिश्नर मौजूद हैं, जबकि सबसे बड़ी आईनी अदालत भी इस्लामाबाद में है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने साजिद गोंदल को अदालत में पेश न किए जाने पर वहां मौजूद हुक्काम से कहा कि कोई एक मिसाल बताएं जिसमें लापता शहरी को बाजियाब कराया गया हो। आप शहरी को अदालत में पेश करने में नाकाम हुए हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि क्या आपको मालूम है कि अदालतों में इस नौयत की कितनी दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं? अगर वफाकी हुकूमत के किसी वजीर के बेटे के साथ ऐसा हुआ होता तो आपका रवैया क्या होता? क्या आपने उन्हें बताया कि वफाकी दारुल हुकूमत में क्या हो रहा है? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मुझे यकीन है कि आपने इससे मुताल्लिक वज़ीर आज़म को आगाह नहीं किया होगा। वज़ीर आज़म को जैसे इतला हुई, रियासत का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होगा। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि FIR काट कर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इस मामले में क्या होता है, यकीनन 17 सितंबर को समाअत होगी। इस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने कंसर्न का इजहार जरूर किया है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।